जियो ने सन 2007 में इंग्लिश चैनल लॉन्च करने का इरादा किया था। सारा स्टाफ रख लिया था, ट्रेनिंग हो चुकी थी और बुलेटिन्स बन रहे थे, लेकिन आखिरी लम्हात में वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कुछ लोगों की मुलाजमत खत्म हुई और कुछ को जियो न्यूज में ट्रांसफर कर दिया गया। उनमें एक एंकर पेशोतन बोमन जी भी शामिल थे, जो इंग्लैंड से पाकिस्तानी मीडिया में काम करने आए थे। जब उन्हें उर्दू बुलेटिन पढ़ने के लिए कहा गया तो जाहिर है कि ये उनके लिए आसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। जियो उर्दू के साथ मैं हूं पेशोतन बोमन जी के साथ। ये थी अब तक की अहम खबरें। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए जियो न्यूज। हाँ वो जी, हुआ क्या? ये दोबारा होगा? ये दोबारा होगा। क्यों? ठीक है, हो गया होगा, कोई मसला, कोई बात नहीं। अच्छा, हाँ हो गया होगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। ये थी अब तक की अहम खबरें। हमारे साथ रहिएगा, आखिर में ये बोलिएगा। ओके, ठीक है। ये थी अब तक की अहम खबरें। क्यों है? ये थी अब तक की अहम खबरें। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। जियो की जानिब से दुबई जाने से पहले मैं कभी बैरून मुल्क नहीं गया था और भी कई दोस्तों की यही सूरत थी। जियो की तरफ से दुबई जाना एजाज समझा जाता था। जियो ने जब एहसान अहमद को दुबई का टिकट दिया तो उनके साथ अजीब वाकया पेश आया। सितंबर 2002 जियो की ट्रांसमिशन लॉन्च हुए 1 महीना हो चुका था। मुझे कहा गया कि आपको दुबई जाना है, इसलिए फौरी तौर पे अपना पासपोर्ट मैनेजमेंट के हवाले कर दीजिए। मैं काहिल सा बच्चा था, पासपोर्ट तो क्या, मेरा शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। जब ये बात मैंने अजहरबाज साहब को बताई तो ये काम उन्होंने 1 हफ्ते में करवा दिया। दोनों चीजें मैनेजमेंट को मिल गई। टिकट आ गया और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैंने अपना बैग 3 रोज पहले ही पैक करके जिप बंद कर दी, यहाँ तक कि अपना टूथब्रश भी उसके अंदर डाल दिया। मुझे याद है कि जिस रोज़ मेरी रवानगी थी तकरीबन 30 से 35 लोग मेरे घर पे जमा थे, जिसमें मेरी फुप्पो, उनके बेटे, उनके बच्चे और मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे सी ऑफ करने के लिए आए हुए थे। जो ट्रैक रिकॉर्ड मेरा पढ़ाई में और दीगर चीज़ों में रहा, सबको ये बड़ी ढारस थी कि यार ये बच्चा चलो किसी काम से लगा। और मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मैं इससे पहले कभी कराची से बाहर नहीं निकला था। जहाज तो क्या, ट्रेन और बस में भी कभी नहीं बैठा था। टेक ऑफ से तकरीबन 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच चुका था। कुछ देर बाद वहां पे याह्या हुसैनी साहब आ गए, हमारे स्पोर्ट्स के एंकर। मुझे बड़ा सहारा मिला कि यार मेरा कोई फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो एटलीस्ट ये कि जहाज में जो लोगों ने बताया था कि कान बंद हो जाते हैं या घबराहट हो जाती है, तो चलो एक आदमी होगा जिससे मैं जरा थोड़ी सी हेल्प ले लूंगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई। बोर्डिंग से 15-20 मिनट पहले याह्या भाई ने कहा यार मेरा कुछ सामान घर पे रह गया है, शाह फैसल कॉलोनी करीब ही है एयरपोर्ट के पास, तो वो सामान लेके आना है, तो तुम मेरे साथ चलो। मैंने कहा चले ठीक है। उस वक्त जनरल टर्मिनल के बिल्कुल सामने से ही काली टैक्सी मिल जाया करती थी, जो रोड है सर्विस रोड जो थी। हम बहरहाल टैक्सी में बैठे और हम घर चले गए। वहां पे उनके वालिद साहब थे, उन्होंने बड़े इत्तेफाक से इस्तकबाल किया और याह्या का सामान ढूंढने में लग गए बाकी घर वाले। और जो उनके वालिद साहब थे वो मुझे बहुत ही मोहब्बत और बड़े ही खुलूस के साथ वो मुझे लेके बैठ गए, इधर उधर की बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया, फिर चाय आ गई। मैं थोड़ा सा फिक्रमंद होने लगा क्योंकि मैं पहली दफा फ्लाई कर रहा था। मैंने याह्या भाई को 2-3 दफा कहा कि सर ये तो टाइम कम हो रहा है, चलते हैं वापस, ऐसा ना हो फ्लाइट निकल जाए। वो हंसने लगे, कहने लगे नहीं तुम पहली दफा जा रहे हो, घबराओ नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, करीब ही है। अभी हमने नाश्ता खत्म किया था कि फोटोग्राफर ले आए उनके वाले साहब और फैमिली फोटोग्राफी होने लगी। मेरा दिल और बैठने लगा, लेकिन उनकी मोहब्बत और उनके खुलूस और जितनी वो अपनाइयत का मुजाहरा कर रहे थे, मैं उनको रोक नहीं सका। किस्सा मुख्तसर, जब हम वापस एयरपोर्ट पहुंचे तो एरो एशिया का जो काउंटर था उसका कालीन रोल हो चुका था। और जब काउंटर के ऊपर याह्या भाई पहुंचे और उनसे कहा कि जी आप ये हमारे टिकट हैं और आप हमारी बोर्डिंग कर दें, तो उन्होंने कहा जी ये आपका जो जहाज है वो तो टैक्सी हो चुका है। अच्छा, उस वक्त तक मुझे टैक्सी की इस्तेलाह भी नहीं पता थी कि ये क्या होती है। तो मैंने कहा यार शायद तो हो सकता है कोई कह रही हो कि पीछे टैक्सी में कोई सामान वामान आ रहा है जहाज में रखने के लिए, तो अभी आप थोड़ा सा और ठहर जाएं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि जहाज निकल चुका है।
याया भाई मुसलसल इसरार कर रहे थे और वो लड़की ये कह रही थी कि भाई मैं किस तरह से जहाज को वापस लेके आऊं रनवे से, सर आप खुद बताइए। मुझे दुबई जाने का इतना दुख नहीं था, मुझे खौफ इस बात का था कि जब मैं वापस जाऊंगा और कुछ मेरे कजन्स ने वहां पे हमारे घर पे स्टे करना था उस रात को, तो मैं उनका सामना कैसे करूंगा। मेरी हिम्मत टूट गई। मैंने याया भाई से कहा कि सर आप किसी भी तरह कल की फ्लाइट करवाएं और मैं आज आपके साथ चलता हूं आपके घर। वो मुस्कुराए, मेरी घबराहट भांप गए। उन्होंने कहा चलो ठीक है। हम थोड़ी देर के बाद याया भाई के घर पहुंच गए और पहुंचने के मेरे ख्याल में आधे घंटे के बाद चांद नजर आ गया। वो चांद रात थी और अगले दिन पहला रोजा था। हमने जब टिकट्स के लिए अप्रोच किया दफ्तर को, तो उन्होंने कहा कि जी टिकट्स कल की अवेलेबल नहीं है, आपको पूरे एक दिन और ठहरना होगा, परसों सुबह आपको टिकट मिलेगी। मेरा दिल और डूब गया। मुझे फिक्र इस बात की भी थी कि दुबई में मेरे घर वालों ने यकीनन राब्ता करना था या यहाँ पे राब्ता करना था कि भाई अभी उसकी कॉल नहीं आई या क्या हुआ, वो पहुंचा है नहीं पहुंचा। तो मैं बड़ी फिक्र में था। फिर मैं थोड़ा सा खौफजदा भी था कि यार अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो हो सकता है भाई से मेरी बटाई शराई भी लग जाए। अगले दिन सुबह हम एम्प्रेस मार्केट पहुंचे जहां पे रीगल के करीब एरो एशिया का दफ्तर था और जहां से मुझे वो टिकट लेना था। मेरे जो बड़े भाई हैं उनका वहीं पे एक कपड़े का कारखाना था और मुझे इसी बात का खौफ था कि यार वो अक्सर यहाँ पे घड़ियाली बिल्डिंग हो गई या मुर्शिद बाजार हो गए, वो वहां पे आते जाते रहते थे, तो कहीं उनको मेरी शक्ल ना दिख जाए। तो मैंने अपने मुंह के ऊपर जो टोपी जो पहनी हुई थी सर के ऊपर, वो यहाँ आंखों तक की हुई थी कि अगर वो नजर आ भी गए तो एटलीस्ट वो मैं नजरें चुरा के निकल जाऊंगा। बहरहाल वो बहुत मुश्किल दिन था। मैं रोजे से था और वो टिकट किसी ना किसी तरह मिला। बल्कि मुझे याद है कि शायद जब मैं एरो एशिया के दफ्तर पहुंचा तो उन्होंने कहा कि जी 2 नहीं बल्कि 1 टिकट है। तो मैंने कहा जी कोई बात नहीं याया साहब, सर आप यहीं रहें, अगर पूरे जहाज भी अकेला हुआ ना तो मैं निकल जाऊंगा। जब मैं दुबई पहुंच गया तो मेरे जो रूममेट जो थे वो बिलावल भाई थे हमारे, जो कि अब CSS करके वो गालिबन मिलिट्री अकाउंट्स के अंदर एक आला ओहदे के ऊपर हैं। उन्होंने जिस तरह से मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरह से मेरी कॉफी पेश की, वो एक हॉस्टल में रहने वाले आदमी हैं तो उनको आइडिया है कि बैचलर लाइफ कैसी होती है, किस तरह से होती है। तो आप यकीन करें 1 घंटे के अंदर मेरी सारी थकन उतर गई। एहसान उस वक्त तो कॉपीराइटर थे, लेकिन बाद में तरक्की की, रिपोर्टिंग करते रहे, प्रोड्यूसर बने और दुबई में मेन बुलेटिन की एंकरिंग भी की। जियो ने एक न्यू अपॉइंटेड लड़की को दुबई भेजा जिसका नाम शायद तैयबा था। मैंने उसे न्यूज सर्वर पर काम करने की ट्रेनिंग दी। न्यूज सर्वर पर काम करने वाले बुलेटिन प्रोड्यूसर से पूछते थे कि कौन सी खबरें चलाएं। प्रोड्यूसर बता देता था कि इस घंटे में बुलेटिन है तो कौन सी खबरें, और बुलेटिन नहीं है तो सिर्फ हेडलाइंस या बस कोई 1-2 खबरें। मुझे याद है कि अंसार नकवी बुलेटिन प्रोड्यूसर थे। तैयबा ने जाके पूछा कि इस घंटे में क्या चलाना है। अंसार भाई ने स्केड्यूल देखकर कहा बस ओपनिंग क्लोजिंग ले लो। तैयबा ने सर्वर पर ओपनिंग क्लोजिंग लगा दी और वो चल भी गई। अंसार भाई अपनी सीट से भागते हुए आए और पूछा कि हेडलाइंस क्यों नहीं चलाई। तैयबा ने कहा आपने सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कहा था, हेडलाइंस तो कहा ही नहीं था। जियो में एक वीडियो एडिटर काम करते थे आतिफ अब्बासी। दोस्त उन्हें आतिफ या अब्बासी के बजाय पता नहीं क्यों अब्बू जी कहते थे। अब्बू जी दिन में एक प्रोडक्शन हाउस में काम करते और जियो में नाइट शिफ्ट लगाते। नाइट शिफ्ट में काम बराए नाम होता था। एक दिन कोई प्रोड्यूसर वीडियो रिपोर्ट बनवाने के लिए आया तो अब्बू जी डेस्क के नीचे कीबोर्ड का तकिया बनाए सो रहे थे। प्रोड्यूसर ने कंधा हिला के कहा उठो अब्बू जी, काम है। आतिफ ने गुनूदगी में हाथ झटक के कहा अबे जा यार, सोने दे, सुबह दफ्तर भी जाना है। प्रोड्यूसर हक्का बक्का रह गया। सुबह दफ्तर जाना है तो यहां क्या कर रहे हैं? उस बेचारे को शायद आज तक ये बात समझ नहीं आई होगी। एक बार एक दोस्त पाकिस्तान से वीकेंड की शब दुबई पहुंचे। सुबह दफ्तर में उनका हाल खराब था। आंखें सूजी हुई, बाल परेशान, जिस्म थकन की वजह से ढीला पड़ा हुआ। मैंने पूछा भाई तबीयत अच्छी है? उन्होंने कहा यार सारी रात सो नहीं सका। मैंने दरियाफ्त किया खैरियत, क्या हुआ? उन्होंने कहा रामी और रिचमंड होटल्स में कोई कमरा खाली नहीं था। मुझे बर दुबई के रश इन होटल में ठहराया गया है, उसमें नाइट क्लब है। मैंने कहा हाँ सुना है कि वहां फुल वॉल्यूम में गाने बजते हैं और डांस होता है। अच्छा तो आप रात भर करवटें बदलते रहे होंगे? कहने लगे नहीं, मैं तो रात भर फ्लोर पर डांस करता रहा।
जियो दुबई के पुराने स्टूडियो का दरवाजा शीशे का था। हेडलाइंस का वक्त आता तो प्रोड्यूसर प्रिंट आउट लेकर रसान से दरवाजा खोलता और एंकर को हेडलाइंस दे आता। हमारे एक दोस्त आबिद रजा को पहली बार दुबई भेजा गया। उसका पहला दिन और पहला ही घंटा प्रोड्यूसर ने प्रिंट देकर कहा, हेडलाइंस का टाइम हो रहा है, ये जल्दी से एंकर को दे आओ। आबिद तीर की तरह गया और उसे शफाफ शीशा नजर ही नहीं आया। वो इतने जोर से टकराया कि शीशे का दरवाजा उखड़ के एक धमाके से गिर गया। दूर तक किरचियां बिखर गईं। उसका भी सर फूटा। वो दिन है और आज का दिन। जियो के न्यूज रूम में उस नौजवान को आबिद शीशा ही कहकर पुकारा जाता है। मैंने उस वाकये के बाद अंसार भाई से कहा, ये हम जैसे साबिर लोग हैं जो जब्त से काम लेते हैं, वरना आजकल के लौंडे तो खूबसूरत एंकरों को देखकर दीवाने हो जाते हैं। जियो ने जब हमें दुबई में मुस्तकिल किया तो सबने ड्राइविंग लाइसेंस की तगोदौ शुरू की। दुबई का कानून है कि आप चाहे फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हों, ड्राइविंग टेस्ट से पहले 6 क्लासें लेना पड़ती हैं। इसमें कुछ धंधेबाजी है क्योंकि बहुत से अच्छे ड्राइवर भी फेल कर दिए जाते हैं। जियो के एक सीनियर प्रोड्यूसर इत्तफाक से पहले टेस्ट में फेल हो गए। जाहिद मजहर, जो अब डॉन का डायरेक्टर न्यूज है, उन दिनों बहुत शरारती होता था। उसने दफ्तर में मशहूर कर दिया कि पप्पू फेल हो गया। प्रोड्यूसर को आते जाते सरगोशियां सुननी पड़ती, पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया। एक हफ्ते बाद दूसरे टेस्ट में सीनियर प्रोड्यूसर साहब पास हो गए। होना ही था। अब जाहिद मजहर ने इंडिया के कैडबरी वाले एड की टैगलाइन रिपीट करना शुरू कर दी, पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। अरे पर बात क्या है, पप्पू पास हो गया, अपना पप्पू, अरे अपना पप्पू पास हो गया, ये पास हो गया, पप्पू पास हो गया। आजा बेटा आजा आजा, अरे क्या बात है, मेरा पप्पू तो पास हो गया। आखिर 12वीं पास हो ही गया। शाबाश, ये ले कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ मीठा हो जाए। खा ले पैसे पप्पू देगा।